नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में जुटे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान कोऑपरेटिव एग्जाम 2021 के मॉडल पेपर कर रहे थे। हमने सुबह एक मॉडल पेपर किया था, आज फिर हम शाम को अब दूसरा मॉडल पेपर लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, परीक्षा में केवल 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों के अंदर हम प्रयास करेंगे, 5-6 दिनों के अंदर जितना अधिकतम मॉडल पेपर हो पाए। कम से कम 10 मॉडल पेपर तो मैं आपके सामने लेके आऊंगा ही। अगर इससे ज्यादा अगर मैं ला सका तो आपके लिए अवश्य लेकर आऊंगा। दोस्तों, हर मॉडल पेपर को, हर एक मॉडल पेपर का पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। और हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पर अटैच हो जाइए। शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में जो है आपको दिन भर के वीडियोस के पीडीएफ मिल जाया करेंगे। और जो वीडियोस ये अब आ रहा है, ये शाम को जो 8 बजे वीडियो आ रहा है, इसका पीडीएफ आपको कल सुबह मिल जाएगा। दोस्तों, पीडीएफ में दिन में 2 बार डाल दिया करूंगा। एक तो शाम को 8 बजे वाला पीडीएफ जो है सुबह डाल दिया करूंगा, और जो दिन भर दिन में 1 या 2 वीडियोस जो आया करेंगे कोऑपरेटिव से संबंधित, उनके पीडीएफ जो है मैं शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में डाल दिया करूंगा। ये जो कोऑपरेटिव के हम जो मॉडल पेपर लेके आए दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इनको अवश्य करें, जरूर करें और जरूर करें। मेरा ऐसा कहना है कि आप बहुत जरूर इनको करें। इनको करने से बहुत बहुत बेनिफिट होगा। आइए शुरू करते हैं हम। दूसरे नंबर का मॉडल पेपर हमारा सेकंड मॉडल पेपर है राजस्थान कोऑपरेटिव एग्जाम 2021 का। दोस्तों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार अनुरोध कर देता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियोस को लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन, जब विवाद सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन के संबंध में हो तो निर्वाचन का परिणाम घोषित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर निर्वाचन के संबंध में कोई भी विवाद हो तो उस निर्वाचन का जो परिणाम घोषित किया जाएगा वो 1 महीने के अंदर घोषित किया जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर घोषित किया जाएगा निर्वाचन का परिणाम, विवाद होने पर। अदरवाइज जिस दिन उसकी तिथि होती है, यानी कि इलेक्शन होने वाले दिन या उससे अगले दिन ही घोषित हो जाता है, सेम डे ही हो जाता है जहां तक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 कब लागू हुआ था? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते हैं इसको। 14 नवंबर 2002 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सोसाइटी का कार्य क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, केंद्रीय सोसाइटी का कार्य क्षेत्र कहां पे होता है? ऑप्शन देखो, प्रत्येक जिले की शीर्ष संस्था होती है ये। संपूर्ण राजस्थान में इसका कार्य क्षेत्र होता है। प्रत्येक खंड स्तर पे खंड स्तर की शीर्ष संस्था होती है या प्रत्येक तहसील की शीर्ष संस्था होती है। दोस्तों, होती तो ये जिले की शीर्ष संस्था है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये प्रत्येक जिले की शीर्ष संस्था होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय सोसाइटी का कार्य क्षेत्र कहाँ है, तो आप इस चीज को नोट कर लें कि केंद्रीय सोसाइटी का जो कार्य क्षेत्र होता है वो संपूर्ण राजस्व जिला होता है। शब्द का ध्यान रखें, राजस्व शब्द आएगा। संपूर्ण राजस्व जिला केंद्रीय सोसाइटी का कार्य क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन, एसएचजी का पूरा नाम क्या है? तो एसएचजी का पूरा नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो पीछे वाला एस है, ये एस बहुवचन के लिए, ग्रुप की जगह ग्रुप्स है। तो एसएचजी, एस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है इसका
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोसाइटी के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों? सोसाइटी के सदस्य की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? जब वो त्याग पत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए, या फिर सोसाइटी से निकाल दिया जाए। तो इन तीनों ही केसेस में सोसाइटी से जो है किसी भी मेंबर की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, सहकारिता किस सूची का विषय है? तो सहकारिता जो है राज्य सूची का विषय है। सहकारिता राज्य सूची का विषय है। इस पर राज्य कानून बनाने का अधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन, सोसाइटी के सदस्य की कुल संख्या के कितने भाग से लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात समिति की विशेष साधारण बैठक 1 माह के भीतर बुलाई जाएगी? तो इसका उत्तर है दोस्तों 1/5। 1/5 सदस्यों से अध्यपेक्षा, अध्यपेक्षा का मतलब होता है अनुमोदन, सिफारिश। यानी कि किसी भी सोसाइटी के कुल सदस्यों की संख्या जितनी भी हो, मान लो किसी सोसाइटी में कुल सदस्य 100 हैं, तो उसके अध्यपेक्षा शब्द का अर्थ है अनुमोदन। तो कितने सदस्य उसका ये अनुमोदन करें कि साधारण बैठक बुलाई जाए? तो कम से कम 20% लोग, यानी कि 20 लोगों के द्वारा ये अनुमोदन करने पर कि साधारण बैठक का आयोजन किया जाए। तो अनुमोदन करने के 1 माह के भीतर भीतर जो है वो साधारण बैठक सोसाइटी की बुलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी की समिति के सभी निर्वाचक के लिए नामावलियां तैयार करने के का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों इसका अधिकार जो होता है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। राज्य निर्वाचन आयोग के पास इस चीज का अधिकार है कि वो नामावलियां तैयार कराएगा, यानी कि वोटर लिस्ट तैयार कराने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, संयुक्त कृषि सोसाइटी में भूमि के संबंध में किया जाने वाला करार कब मान्य होता है? तो कोई भी सोसाइटी कोई भूमि परचेज करती है या भूमि लेती है तो वो करार जब मान्य होता है जबकि वो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन करा दे। हम भी कोई सामान्यतः कोई जमीन खरीदते हैं तो उसकी भी रजिस्ट्री हम सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे जाके कराते हैं, उसे रजिस्ट्री कहते हैं हम लोग। उसे करार कह लो या एग्रीमेंट कह लो या रजिस्ट्री कह लो, एक ही बात होती है। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभों में से कितने प्रतिशत निश्चित अवधि के भीतर आरक्षित निधियों में अंतरण करेगी? तो दोस्तों रिजर्व जो कोष होता है उसके अंदर कितने प्रतिशत अपना शुद्ध लाभ में से ट्रांसफर करेगी? तो वो 25% जो है ट्रांसफर करेगी। 25% शुद्ध लाभ को जो है रिजर्व कोष में ट्रांसफर करेगी। अगला क्वेश्चन, लेखा परीक्षक रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखा परीक्षण को पूर्ण करके ऑडिट रिपोर्ट किसको सौंपेगा? बताइए। इसका उत्तर है रजिस्ट्रार महोदय को सौंपेगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, बीमाकृत सहकारी बैंक के परिसीमापक का आदेश या समामेलन या पुनर्निर्माण की मंजूरी कौन देता है? बीमाकृत सहकारी बैंक शब्द का ध्यान रखना।
बैंक शब्द आया यहाँ पे, बीमाकृत सहकारी बैंक के परिसीमापन, उसके क्षेत्र का पुनः निर्धारण करना, क्षेत्र का निर्धारण करना, समामेलन करना, आपस में मिला देना, दो बैंकों को इकट्ठी करके एक मिला देना, या पुनः निर्माण करना उसका, ये सारी चीजें बैंक से संबंधित कोई भी काम आएगा, बैंक शब्द आ जाए तो आप आंख बंद करके आरबीआई का नाम चूज कर दो। बीमाकृत सहकारी बैंक, यानी कि ये सारी बैंकें जो है आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पर चलती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 का प्रभाव क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, 2003 के नियम 2003 के अकॉर्डिंग सहकारी सोसाइटी का प्रभाव क्षेत्र कितना है? तो संपूर्ण राजस्थान इसका प्रभाव क्षेत्र है। दोस्तों इसके अंदर में जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इसमें से 10 क्वेश्चंस जो है मैं एक्ट 2001 के अंदर से लेके आया हूं, 10 या 11 क्वेश्चंस, 8 या 7 क्वेश्चंस जो है मैं रूल्स 2003 के अंदर से लेके आया हूं, और 2 क्वेश्चंस जो है मैं स्ट्रक्चर के लेके आया हूं। और इसी प्रकार से आपके पेपर में शायद आएंगे, संभावित यही है, ऐसा कोई स्पेशली उन्होंने दे नहीं रखा है कि सब इसमें से आएंगे। पूछने को तो एग्जामिनर चाहे तो 2001 के 20 क्वेश्चन दे दे, या स्ट्रक्चर में से दे दे 20 क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि 2001 का जो रूल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं भी ज्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 11 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस पेपर के अंदर इसमें से, और 8 क्वेश्चन जो है 2003 के रूल में से लेके आया हूँ, और 1 क्वेश्चन स्ट्रक्चर में से लेके आया हूँ इस पेपर के अंदर। लेकिन बाकी सभी जो पेपर आएंगे उनमें से 10, 8 और 2 का रेशियो होगा। बताइए अगला क्वेश्चन, किसी भी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए धारा 5 के अंतर्गत आवेदन निश्चित प्रारूप में किनके पास दिया जाता है? तो आवेदन किसके पास जाएगा निश्चित प्रारूप में, बताइए। तो दोस्तों रजिस्ट्रार महोदय को यह आवेदन देना होता है। किसी भी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत अगर हमें किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो एक निश्चित प्रारूप है, उस प्रारूप को भर के, प्रारूप में फॉर्म भर के अपना जो आवेदन पत्र है हमें किसको देना होता है? तो रजिस्ट्रार महोदय को देना होता है। अगला क्वेश्चन, धारा 100 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की अतिरिक्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो दोस्तों धारा 100 जो है वसूली अधिकारी से संबंधित है, वसूली अधिकारी कहलाता है जो धारा 100 के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करता है और अपने लोन वसूली का कार्य करता है, तो वो वसूली अधिकारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपविधियों में संशोधन के संबंध में विशेष संकल्प पारित हो जाने के बाद किनके पास आवेदन किया जाएगा? बताइए। उपविधियों में एक विशेष संशोधन हो जाता है, उपविधियों में संशोधन के बाद विशेष संकल्प पारित हो गया है, यानी कि सोसाइटी के अंदर विशेष संकल्प पारित हो जाने पर, विशेष संकल्प पारित करके उपविधियों में संशोधन कर दिया गया, उसके बाद जो है वो अप्रूवल के लिए किसके पास जाएंगे? तो ये जाएंगी रजिस्ट्रार महोदय के पास, यानी कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित या फिर विधियों से, नियमों से संबंधित अगर कोई कार्य होता है तो रजिस्ट्रार महोदय के पास जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृषि विपणन सोसाइटी को किस नियम के माध्यम से परिभाषित किया गया है? बताइए। नियम 2B के माध्यम से, याद रखें, नियम 2B के माध्यम से कृषि विपणन सोसाइटी को परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को करने के लिए कितनी अवधि का नोटिस दिया जाना अपेक्षित है? तो किसी भी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को करने के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन की तारीख से कितने दिन पूर्व यदि कोई सदस्य व्यतिक्रमी है तो उसे निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा? 30 दिन को,
30 दिन पूर्व, यानी कि व्यक्तिक्रमी का मतलब है अगर कोई सोसाइटी है, किसी सोसाइटी में कोई सदस्य मेंबर बना है, अगर कोई सदस्य एक नया मेंबर बना है और उसे मेंबर बने हुए अभी 30 दिन नहीं हुए हैं, तो वो उस दौरान अगर वोटिंग हो जाती है, निर्वाचन होता है, उस दौरान अगर चुनाव होता है, तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा अगर उसे 30 दिन ही हुए हैं तो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 दिन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मतपत्र अब निर्वाचन सामग्री 3 माह तक, मतपत्र और निर्वाचन सामग्री जो है वो 3 माह तक सुरक्षित रखे जाने हेतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा किन्हें सौंपे जाएंगे? बताइए, निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसे सौंपे जाते हैं? तो ये उप रजिस्ट्रार को सौंपा जाता है। उप रजिस्ट्रार महोदय को निर्वाचन के मतपत्र और निर्वाचन की जो सामग्री है वो उप रजिस्ट्रार महोदय को सौंपी जाती है और वो 3 माह तक सुरक्षित रखी जाती है। अगला प्रश्न, दोस्तों अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब वो क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन है। और दोस्तों जो जीके के क्वेश्चन है बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ के देखिए और बताइए, आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं। बहुत अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप अवश्य बताएं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। मैं आपको जो अब रोज मॉडल पेपर उपलब्ध कराऊंगा, कम से कम 10 मॉडल पेपर परीक्षा से पहले पहले मैं आपको दे दूंगा, सबके पीडीएफ दूंगा, हर मॉडल पेपर को कराऊंगा। डेली कम से कम 2 मॉडल पेपर जरूर आएंगे, एक सुबह 8 बजे और एक कोशिश करेंगे शाम को 8 बजे। सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे दोनों टाइम आएंगे। अगर मेरे पास समय मिला तो मैं दिन में भी कोई मॉडल पेपर लेके आऊंगा, लेकिन इसमें क्या है, इनको बनाने में काफी लंबा समय लगता है। एक वीडियोस मुझे रिकॉर्ड करने में 3-3.5 घंटे, सब कुछ करने में, कंप्लीट करने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं, तो काफी मेहनत लगती है। तो आपसे अपेक्षा है कि कम से कम वीडियोस को लाइक तो करेंगे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, बताइए आंसर। पहला क्वेश्चन रम्मत है। रम्मत क्या है? ऑप्शन है, एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य और वाद्य यंत्र। बताइए कौन सा आंसर सही है? दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो है तीसरे नंबर का आंसर सही है, ये एक लोक नाट्य है। दूसरा क्वेश्चन, मोर चंगी है। मोर चंग है। दोस्तों मोर चंग क्या चीज है? बताइए मोर चंग क्या है? मोर चंग एक नृत्य की शैली है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र है या चित्र शैली है? दोस्तों इसका उत्तर है वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? बताइए जालौर के चौहान वंश से संबंधित शासक, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन वत्सराज, दूसरा कीर्तिपाल, तीसरा सुमेर सिंह और चौथा उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर है वत्सराज। वत्सराज जो है वो जालौर वंश से, जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो पीडीएफ मिलेगी आपको, उसके अंदर इसमें आंसर नहीं होंगे, तो आंसर आप वीडियो से देख लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स जो हैं उसमें नहीं होंगे, आप वीडियो में आके इन आंसरों को मिला लें और आप अपने प्रिंट आउट लगा के निशान लगा लें या लिख लें, जैसे भी आप चाहें। तो आंसर्स जो है पहले उनके तो थे,
जो राजस्थान कोऑपरेटिव के 20 क्वेश्चन थे उनके आंसर थे, लेकिन राजस्थान जीके वाले जो 40 क्वेश्चन है इसमें आंसर नहीं दिए हुए। आंसर्स मैं बता रहा हूं आपको, इन आंसर्स को आप चाहो तो नोट कर लो या फिर जैसा भी आप प्रिंट आउट निकालें, तो अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं इनका तो प्रिंट आउट निकाल के निशान लगा लें, जैसा भी आपको उचित लगे। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं? तो दोस्तों ये अवशेष मिले हैं बैराट सभ्यता के अंदर। बौद्ध धर्म से संबंधित जो अवशेष मिले हैं वो बैराट सभ्यता से मिले हैं राजस्थान के अंदर। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर लेके आया हूं सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आरपीएससी या आरएसएम एसएसबी के द्वारा पूछे गए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उनसे उन्होंने नहीं पूछा हो। मैं सारे क्वेश्चंस पेपर वहीं से उठा के लाया हूं जो कि आरपीएससी ने या आरएसएम एसएसबी ने अलग अलग परीक्षाओं में पूछे। अगला क्वेश्चन, 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, कोटा का विद्रोह किसने किया था? ऑप्शन है कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल या वक्त सिंह। दोस्तों इसका उत्तर है जयदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं, पढ़िए। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन है बाणगंगा, श्री महावीर जी, कैला देवी या करणी माता। सही उत्तर क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है करणी माता। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से थोड़ा सा विवाद हो सकता था। देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, बाणगंगा एक नदी का नाम है जिस पर मेला लगता है, नहीं लगता, एक बार लगता है मेला अगर लगता है तो। दूसरा महावीर जी है, महावीर जी पे मेला एक बार लगता है महावीर जयंती के समय पे। तीसरा ऑप्शन है इसमें कैला देवी। कैला देवी दोस्तों करौली के अंदर है और यहां पर भी 2 बार मेला लगता है साल का। जो 9 देवियां आती हैं हमारी नवरात्रि जिसे कहते हैं, साल में 2 बार नवरात्रि आती हैं और दोनों ही बार कैला देवी पे मेला लगता है। इसी प्रकार से करणी माता पर भी नवरात्रि के दौरान ही 2 बार मेला लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था और आरपीएससी ने इसका सही उत्तर जो है करणी माता माना है, इसलिए मैं आपको करणी माता बता रहा हूं इसका उत्तर जो है। इसलिए मैं आप इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण दे रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन का करणी माता उत्तर क्यों है, क्योंकि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन का उत्तर, इस क्वेश्चन पे विवाद उठा था, विवाद उठने के बावजूद करणी माता इसका उत्तर माना था आरपीएससी के द्वारा। यह क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में को सावधानी से पढ़िए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। पहला ऑप्शन है इसका, बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। जी बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही बात है ये वाला। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, महाराज अनूप सिंह के कार्यकाल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था। हाँ जी, अनूप सिंह जी, महाराज अनूप सिंह जी ने, अनूप सिंह के द्वारा जो है मथेरण समुदाय को संरक्षण दिया गया था और प्रोत्साहन दिया गया था। तीसरा ऑप्शन, मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। राजा महाराजाओं के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जो है मथेरणों को जानते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन जो है, मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। बताइए चौथा ऑप्शन सही है कि नहीं? चौथा भी सही है। दोस्तों चारों ही ऑप्शन सही हैं इसके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, ये सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इन तथ्यों को पढ़ लें एक बार, जो है अच्छे तथ्य दिए हुए हैं मथेरण समुदाय से संबंधित। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न जीके का 8वां नंबर का क्वेश्चन, तिमणिया पहनना जाना जाता है। दोस्तों तिमणिया पहनना कैसे कहते हैं? तिमणिया कहां पहनी जाती है बताइए। ऑप्शन पहला, पुरुषों के द्वारा बाजू पर पहनी जाती है, महिलाओं के द्वारा गले में पहनी जाती है, महिलाओं के द्वारा ललाट पर पहनी जाती है, या पुरुषों के द्वारा हाथ पर पहनी जाती है। बताइए तिमणिया कहां पहनी जाती है? इसका सही उत्तर है तिमणिया जो है महिलाओं के द्वारा गले में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक तरफ बोली दी हुई है और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो बताइए कौन सी बोली कौन सी जिले में बोली जाती है? कौन सी बोली जो है किस जिले में बोली जाती है? दोस्तों इसका उत्तर है जगरौती। जगरौती जो है करौली जिले के अंदर बोली जाती है। ढांठी बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचाल टोंक में बोली जाती है। और धाबड़ी ये जो है उदयपुर में बोली जाती है। निशान गलत लग गया, ये ध्यान रखना। उदयपुर में बोली जाती है धाबड़ी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहां है? बताइए 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। अंबिका मंदिर कौन सा है? 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहां पर है? ऑप्शन है आहड़ में, ओसिया में, जगत में, या नागदा में। तो इसका सही उत्तर है जगत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको मेरी स्पीड जो है स्लो लग रही हो तो आप अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा लें। मेवाड़ पुकार, ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का, तो सबको सही आंसर देना चाहिए। बताइए मेवाड़ पुकार क्या है? पहला ऑप्शन मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र जो कि महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार। तीसरा ऑप्शन है केसरी सिंह बारहेट के द्वारा रचित एक शीर्ष गाथा। और चौथा ऑप्शन है जय नारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका। बताइए क्या है मेवाड़ की पुकार? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा पहला, मेवाड़ की पुकार जो है मोतीलाल तेजावत, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा या भीलों का मसीहा कहा जाता है, इसके द्वारा जो है एक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था। इसमें 21 मांगों का जिक्र किया गया था जो कि मेवाड़ के महाराणा को प्रस्तुत किया गया था, महाराणा फतेह सिंह को। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनिए। दोस्तों गलत युग्म चुनना है हमें। एक तरफ साहित्यिक रचनाएं हैं और दूसरी तरफ साहित्यकार हैं। इसके गलत युग्म को बताना है, कौन सा युग्म जो है इसका गलत है। आइए देखते हैं। बादली चंद्र प्रकाश, यही युग्म इसका गलत है, बाकी युग्म जो है सही है। राधा जो है सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा रचित है। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत के द्वारा रचित है। और बाथा में भूगोल ये हरीश बधानी के द्वारा है।
अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न, बताइए राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां पाई जाती हैं? आसान क्वेश्चन है, बताइए, सभी लोग सही उत्तर देना इसका। कौन सा क्वेश्चन है? आप नोट करते चलो, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताएं। आप अपने क्वेश्चंस नोट कर लें, नोट करने के बाद मुझे बताएं कमेंट में लास्ट में, वीडियो खत्म होने के बाद। अभी वीडियो के दौरान नहीं बताएं, वीडियो के दौरान वाले फिर ये कमेंट्स दिखते नहीं है। वीडियो खत्म होने के बाद बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही थे। तो मुकंदरा हिल्स कहां पे पाई जाती हैं? तो मुकंदरा हिल्स जो है हाड़ौती के पठार में पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न 14 नंबर का, अनास, एराब, सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों हमें सहायक नदियों के बारे में बताना है कि किस नदी की सहायक नदी है। माही की, बनास की, साबरमती की या काली सिंध की? आपको अगर एक भी सहायक नदी इनमें से पता होगा कि ये सहायक नदी किस नदी की सहायक नदी है, इन तीनों में से अनास, एराब और सोम, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है माही नदी। ये तीनों ही माही नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, एक आसान क्वेश्चन बताइए, डेगाना किस खनिज खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना खनन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए, टंगस्टन के लिए, कोयले के लिए या तांबे के लिए? दोस्तों ये क्षेत्र जो है टंगस्टन के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था अकेसिया अटेचू, इसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया अटेचू, का मुख्य उत्पादक है? बताइए दोस्तों कत्थे का उत्पादन कहां होता है? तो कत्था ये वो कत्था है जो पान में लगाते हैं, पान में लगा के खाते हैं कत्थे को। कहां पे होता है इसका उत्पादन? उदयपुर या चित्तौड़ में। दूसरा ऑप्शन भरतपुर या अलवर में। तीसरा ऑप्शन बांसवाड़ा या बारा में। और चौथा ऑप्शन सीकर या हनुमानगढ़ में। कौन सा सही है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन सही है उदयपुर और चित्तौड़ में। उदयपुर और चित्तौड़ में कत्थे का उत्पादन ज्यादा होता है। दोस्तों प्राचीन काल में कत्था जो एक खैर के वृक्ष से मिलता था, खैर, खैर नाम का एक वृक्ष था, और ये वृक्ष जो है चंबल नदी के किनारे पे बहुत ज्यादा पाए जाते थे। अब वो वृक्ष फिलहाल बहुत कम हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, अब इस समय पे नहीं है। इस समय पे जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये उदयपुर या चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। पहले ये जो है चंबल बेसिन के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता था प्राचीन काल में। खैर के वृक्ष से जो है कत्था बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का, राष्ट्रीय मरु उद्यान को अन्य किस नाम से जानते हैं? फिर एक आसान क्वेश्चन बताइए। वनस्पति पार्क के नाम से, वन्य जीव उद्यान के नाम से, या घास क्षेत्र पार्क के नाम से, या जीवाश्म उद्यान के नाम से? कौन सा ऑप्शन सही है? सबके उत्तर सही होने चाहिए इस क्वेश्चन पर। जीवाश्म उद्यान के नाम से जो है इस पार्क को हम जानते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर का, निम्न में से कौन सी परंपरा जल संरक्षण की विधि नहीं है? बताइए, जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन है नाड़ी, खड़ीन, तालाब और टोबा। दोस्तों इस क्वेश्चन में विवाद उत्पन्न हुआ था और यह क्वेश्चन डिलीट हुआ था। आरपीएससी के द्वारा यह क्वेश्चन डिलीट किया गया था, इसका बोनस नंबर मिला था। ये सारे के सारे इसमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के चारों परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत हैं। कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। आधुनिक जल संरक्षण के स्रोत वो होते, इनमें से अगर किसी में ऑप्शन होता कि सब वाटर हार्वेस्टिंग है, या रूफटॉप जल संरक्षण है, या बूंद बूंद सिंचाई है,
या फव्वारा पद्धति से सिंचाई है, तो ये आधुनिक जल संरक्षण की विधियां हैं। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन इसके अंतर्गत होता तो वो ऑप्शन सही होता। इसमें जो दिए गए ऑप्शन है ये चारों के चारों परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है, अतः ये इसका कोई भी उत्तर इसका सही नहीं है, ध्यान दें। आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिकीकरण विकास में निम्न में से किसे निवेश आधारित उद्योग का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? ऑप्शन है पशुधन आधारित, दूसरा है खनिज आधारित, तीसरा ऑप्शन कृषि पदार्थ आधारित और चौथा ऑप्शन तिलहन आधारित। दोस्तों ये क्वेश्चन जितना लंबा दिख रहा है आंसर उतना ही आसान है इसका। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, मान लो मैंने क्वेश्चन ये कभी नहीं पढ़ा, फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान से ध्यान देखें क्वेश्चन में, देखो मैं दोबारा से बताता हूं आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर, इस लाइन पर ध्यान दीजिए, इस शब्दों पर। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है इनमें से, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन वो है जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, जिसे हम प्रकृति से उपभोग करते हैं। जिसमें दोस्तों कृषि नहीं हो सकती, कृषि को हम पैदा करते हैं, कृषि को हम उगाते हैं। तिलहन भी कृषि का एक आधारित है। अब बचते हैं पशु और खनिज। पशुओं को भी हम लोग पालते हैं, खनिज जो है प्रकृति में हमें एज इट इज अवस्था में मिलते हैं और एक नेचुरल अवस्था में मिलते हैं, अतः इसका आंसर खनिज होना चाहिए। थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करके इस लंबे से क्वेश्चन का आसान सा आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से 3 नस्ल ऊंट की हैं और एक अलग है। वो अलग नस्ल किसकी है? कौन सी ऐसी वो है जिसकी ये नस्ल नहीं है? ऊंट की नस्ल इनमें से कौन सी नहीं है? तो उत्तर है इसका गुरहा। गुरहा जो है ऊंट की नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में संबंधित जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन सी जनगणना में हुई थी? हर बार जनगणना होती है, हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है। अब के इस बार विलंब हुआ है कोरोना की वजह से, नहीं 2021 में जनगणना हो चुकी होती है। अब तक 31 मार्च 2021 तक के आंकड़े लिए जाते हैं, हर बार हर 10 साल बाद 31 मार्च के आंकड़े लिए जाते हैं, लेकिन इस बार जनगणना नहीं हुई है, विलंब हुआ है कोरोना के कारण, महामारी के कारण। क्वेश्चन में पूछा गया कि दशकीय जनगणना जो है, हर 10 साल में जनगणना वृद्धि प्रतिशत के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत कब बढ़ी है? कौन से सन में बढ़ी थी बताइए? ऑप्शन है 1981, 1991, 2001 या 2011। कौन सा उत्तर सही है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो सही है वो है 1981। 1981 में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, यानी कि 1971 से लेकर 1981 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि रही थी, दशकीय वृद्धि जो है। अगला प्रश्न 22 नंबर का, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल लोम मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा का मतलब लाल रंग की मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर या फिर जयपुर दौसा। दोस्तों लाल मिट्टी जो पाई जाती है, लाल मिट्टी को पहाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। और पहाड़ी मिट्टी कहां पाई जाएगी? जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, पूरी तरह से पहाड़ी जिले होंगे, उनमें पहाड़ी मिट्टी पाई जाएगी। तो दोस्तों उदयपुर और कोटा, कोटा जो है हाड़ौती के क्षेत्र में आता है, इसके अंदर जो है काली मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा और अजमेर
ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सही है बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसके अंतर्गत। जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है और दक्षिणी राजस्थान के दोनों जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसके अंदर हैं, दोनों ही पहाड़ी जिले हैं। अतः आंसर होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। 23 नंबर ऑप्शन है वृक्षारोपण, दूसरा है जैव विविधता संरक्षण, तीसरा है बाढ़ नियंत्रण और चौथा है जल संरक्षण। कौन सा आंसर सही है? दोस्तों दो ऑप्शन तो इसमें क्वेश्चन के अंदर ही दिए हुए हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा है कि एक तो लिखा है जैव विविधता शब्द, क्या जैव विविधता परियोजना। तो दोस्तों जो जैव विविधता परियोजना होगी उसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण तो होगा ही हो, तो दूसरा ऑप्शन तो हमारा ये खत्म हो जाता है। इसमें एक शब्द लिखा है वानिकी। वानिकी का मतलब होता है वृक्षारोपण या फसल बुवाई से, तो दूसरा वृक्षारोपण वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। ये भी इसका उद्देश्य होगा क्योंकि वानिकी योजना का नाम ही वानिकी है। अब बचते हैं दो ऑप्शन, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण। यानी कि पेड़ लगाने से, वृक्षारोपण करने से, जैव विविधता के संरक्षण करने से जैव विविधता कब बढ़ेगी? जब ज्यादा पेड़ होंगे, ज्यादा जंगल होंगे, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो जब जीव जंतु विभिन्न प्रकार के देखने को मिलेंगे तो वहां पर जल संरक्षण का भी कार्य होता है। पेड़ पानी का संरक्षण करते हैं, जल को सोखते हैं, जमीन के अंदर ले जाते हैं, तो जल संरक्षण का भी कार्य पेड़ करते हैं। लेकिन बाढ़ नियंत्रण नहीं कर पाते। पेड़ों से बाढ़ नियंत्रित नहीं होती है, मिट्टी के कटाव को तो रोकते हैं लेकिन बाढ़ को नहीं रोक पाते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाढ़ नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? बताइए, एक आसान सा क्वेश्चन है। स्थानीय हवाएं, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ। चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? बताइए। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? क्या कहते हैं इन्हें स्थानीय भाषा में? ऑप्शन है भाकर, घोराट, उपरमाल या गिरवा। दोस्तों अगर सीधा उत्तर नहीं आया करे तो ऑप्शनों की तरफ देखा करो और ऑप्शनों को अलग किया करो। जैसे भोराट एक पठार है, भोराट एक पठार है, आपने नाम सुना होगा भोराट का पठार। उपरमाल का पठार भी खूब पढ़ा होगा, तो उपरमाल भी एक पठार है। गिरवा उदयपुर के अंदर आता है, गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं, गिरवा एक जगह भी है उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर आता है गिरवा। बचा भाकर, यानी कि सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ी होती हैं उन्हें भाकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का, कौन सी नदी तंत्र अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? बताइए, अंतः प्रवाहित नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन है साबी नदी, कांतली नदी, काकनी नदी है, काकानी नहीं है काकनी है, काकनी नदी या खारी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा खारी नदी। दोस्तों कांतली नदी सीकर से निकलती है, झुंझुनू तक बहती है और कभी कभी ज्यादा पानी आ जाता है तो हरियाणा तक चली जाता है इसका पानी। काकनी भी अंतर प्रवाह की नदी है। इसी प्रकार साबी नदी जो है मुख्यतः दिल्ली की नदी है वैसे ये, पर इसमें अधिक पानी आने पर दिल्ली हरियाणा से होती हुई राजस्थान तक बहती है ये नदी। वर्तमान में जो साबी नदी है एक नाले का रूप ले लिया है, दिल्ली का गंदा पानी, सारा गंदा पानी साबी नदी में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन
और जो खारी नदी है, खारी नदी जो है बनास की सहायक नदी है, बनास जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल जो है जमुना नदी की सहायक नदी है, और यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। इस तरह से खारी नदी का पानी जो है बंगाल की खाड़ी तंत्र में जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो ये अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र थे? क्या थे? राजस्थान, सन 2011-12 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? वन क्षेत्र बताने हमें। 2011-12 में सर्वाधिक वन कौन से जिले में थे? तो दोस्तों ये जो थे सर्वाधिक वन 2011-12 में, ये उदयपुर जिले के अंदर थे। उदयपुर जिला इसका सही उत्तर है। और वर्तमान की पूछे कि जो है वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो उसका उत्तर भी उदयपुर ही है। सर्वाधिक वन प्रतिशत के क्षेत्र में भी उदयपुर में ही है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उदयपुर में सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो राजस्थान में भेड़ की नस्ल बतानी है आपको। ऑप्शन है मालवी, नाली, मालपुरी और सोनारी। कौन सी नस्ल नहीं है राजस्थान के अंदर भेड़ की? बताओ जी। इसका सही उत्तर है मालवी नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय से मतलब शहरी जनसंख्या कितनी थी? शहरी जनसंख्या बताइए। राजस्थान में शहरी जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन है आपके 23.39, दूसरा 22.88, तीसरा 31.12 और चौथा है 24.90। शहरी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो राजस्थान में शहरी जनसंख्या 24.9% थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 75.10% थी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा किस तरह की कृषि है बताइए। ऑप्शन पहला स्थानांतरित कृषि, दूसरा शुष्क कृषि, तीसरा आर्द्र एवं शुष्क कृषि और चौथा है पर्वतीय कृषि। क्या आंसर है इसका? वालरा क्या है? राजस्थान की जनजातियों द्वारा की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि है। इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। यानी कि वालरा एक झूमिंग कृषि है या स्थानांतरित कृषि है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बताइए, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये 2005-6 के अंदर प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। आएंगे तो फिर नई योजनाओं से आएंगे। ये क्वेश्चन जो है पुरानी योजना का है, नई योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब आएंगे तो अब जो हाल फिलहाल में जो 2 साल में 3 साल में जो योजनाएं प्रारंभ हुई हैं उससे क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बीसलपुर बांध बताइए कौन सी नदी पर है? ऑप्शन है काली सिंध नदी, दूसरा बनास नदी, तीसरा जाखम नदी और चौथा है लूनी नदी। बीसलपुर बांध परियोजना, जिसे कि जयपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, जयपुर को पानी पेयजल सुविधा उपलब्ध कराती है। और पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का मुख्य साधन है जयपुर जिले का, जयपुर शहर का। ये जो बीसलपुर है किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों ये बना है बनास नदी के अंदर, बनास नदी पर बना हुआ है ये बीसलपुर बांध परियोजना जो है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी पुराना हो चुका है।
ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसका सही उत्तर तो 12 है। पर अब जो क्वेश्चन आएगा इसके स्थान पर वो इस तरह से आएगा कि वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो कौन से नंबर की है। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि वो 15वें नंबर के इस समय वर्तमान में विधानसभा है। तो 15वीं विधानसभा में कुल महिला कितनी प्रतिनिधि है, महिला प्रतिनिधि कितनी है, कितनी महिला विधायक चुनी गई है, तो वो 29 महिला विधायक चुनी गई है। ध्यान रखना 15वीं विधानसभा के अंतर्गत कुल मिला के 29 महिला विधायक चुनी गई हैं। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है, बताइए। ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो कि 2 जिलों में आता है, एक जिले से अधिक क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों ऐसा है नाथ द्वारा, जो राजसमंद जिले में आता है। नाथ द्वारा जो है ये जो है 2 जिलों के अंदर है। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। ध्यान रखना, अधीनस्थ शब्द का ध्यान रखना। बताइए, ऑप्शन पहला अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद दूसरा ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 227 से लेके 232, ऑप्शन तीसरा 233 से लेके 237 अनुच्छेद, और ऑप्शन चौथा अनुच्छेद 234 से लेके 240 तक। कौन सा उत्तर सही है? तो दोस्तों इसका उत्तर सही होगा अनुच्छेद तीसरा। अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित धाराएं। राजस्थान में लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राजस्थान में लोक सेवा आयोग, जिसे आरपीएससी कहते हैं, आरपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसके पहले अध्यक्ष थे सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री एस के घोष। इसके पहले अध्यक्ष बने थे लोक सेवा आयोग के। और लोक सेवा आयोग का जो पहली स्थापना की गई थी वो जयपुर के अंदर की गई थी। इसके बाद में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए जी कर लेते हैं विचार इन पे कथनों पे। पहला कथन है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना जो है 1973 ईस्वी में की गई थी। जी बिल्कुल की गई थी। याद रखें इस तथ्य को कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की जो स्थापना की गई थी वो 1973 में की गई थी। सही ऑप्शन है ये। दूसरा देखते हैं, न्यायमूर्ति आई डी दुआ राजस्थान के राज्य के पहले लोकायुक्त थे। हाँ ये भी बात सही है, पहले राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे वो आई डी दुआ थे। तो बताइए अब ऑप्शन कौन सा सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहले और दूसरे दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही तथ्य सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कौन सा होता है, कब तक का होता है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर राजस्थान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होता है, जो भी पहले हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आंसर सही है, लेकिन जिस वक्त ये पेपर हुआ था उस वक्त यह आंसर सही नहीं माना था। आरपीएससी के द्वारा भी यह आंसर सही नहीं माना गया था, क्योंकि हुआ क्या था कि 2018 तक, सन मार्च 2018 तक जो लोकायुक्त हुआ करता था उस लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन मार्च 2018 में इसको बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। बीच में मार्च 2018 के अंदर लोकायुक्त का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया गया, जिसको 2019 में फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, और इस दौरान पेपर हो गया था। इसलिए इसको जो आंसर है आरपीएससी के द्वारा जो है नहीं माना गया था सही, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सही आंसर है कि 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है।
अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कर दें। कर दो दोस्तों, लाइक कर दो। एक 10 सेकंड लगते, 10 सेकंड भी नहीं लगते यार, 1 सेकंड लगता है लाइक करने में। और वीडियोस को शेयर भी करें दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताएं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? बताइए। अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 153 में या अनुच्छेद 164 में? राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल होगा, ये जो है कौन सा अनुच्छेद कहता है इस तरह से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। ध्यान से पढ़ें, राजस्थान महिला आयोग का कार्य कौन सा नहीं है इनमें से? पहला ऑप्शन, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायत सुनना। बिल्कुल सुनती है, महिला आयोग का प्रमुख कार्य ही यही है कि महिला उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना। दूसरा, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों एवं क्रिया के समन्वय की निगरानी रखना, ये भी है इसका मुख्य कार्य है। तीसरा ऑप्शन, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। और चौथा ऑप्शन, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित कराना। दोस्तों दंडित कराने का कार्य पुलिस का होता है, बाकी सभी कार्य महिला आयोग के हैं। महिला आयोग इस बात की सिफारिश करती है कि जो जो क्या नाम है, जिसने उत्पीड़न किया है, महिलाओं के साथ में ज्यादतियां की हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, इस बात की सिफारिश करती है। लेकिन दंडित कराने का कार्य, उसको दोष को साबित करने का कार्य पुलिस का होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई है? तो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर। नसीराबाद में, माउंट आबू में, जोधपुर में या बाड़मेर में? कहां पर की गई है? इसका सही उत्तर है, सबको पता होना चाहिए इसका उत्तर, तो इसका सही उत्तर है नसीराबाद। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो किया गया था, ये एक फैक्ट है, फैक्ट के तौर पे याद रखें इसको, 1994 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? दोस्तों सबसे कठिन क्वेश्चन इस सीरीज का, बताइए किसको आंसर पता है? निम्न में से कौन सी पंचायत समिति का नाम ले रहा है, पंचायत समिति जो है एम पावर परियोजना के लाभार्थी नहीं है? ऑप्शन है बायतू, आबू रोड, सांचौर या बिलाडा। दोस्तों इसका सही उत्तर तो है बिलाडा। अब अपन बात करते हैं कि एम पावर योजना क्या है। नाम को देखने पे तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिजली की योजना हो, पावर प्लांट हो, बिजली बनाने की योजना हो, पर एम पावर जो है गरीबी उन्मूलन की एक योजना है, गरीबों के सशक्तिकरण की एक योजना है, जो कि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान वाले जिलों में चलाई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में चलाई जा रही है। शुरुआत में ये जो है 105 पंचायतों के अंदर चलाई गई है, 105 पंचायत हेडक्वार्टरों पर चलाई गई है ये योजना है। और ये 105 पंचायत जो है इन तीनों पंचायत समितियों के अधीन आती है। अगला क्वेश्चन, 44वीं राजस्थान विधानसभा का कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है?
तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन है कैलाश मेघवाल, गुलाब गुलाब कटारिया, या कालीचरण सर्राफ, या प्रद्युम्न सिंह। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला जो है कैलाश चंद्र, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चौदहवीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिलाएं चुनी गई थीं? तो दोस्तों 14वीं विधानसभा के क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे, वैसे इसका उत्तर जो है गंगानगर है। अब 15वीं विधानसभा के क्वेश्चन आएंगे तो आप 15वीं विधानसभा के क्वेश्चन पढ़ें। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आने के कारण जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? तो दोस्तों ये लगा था 1967 के अंदर। 1967 के अंदर जो है लगा था राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस। इसमें हमने मैथ के क्वेश्चन शामिल नहीं किए क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस हम करा नहीं पाते इसे मतलब हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम आपको मैथ के क्वेश्चंस कराएं। तो हमारे पास मैं सिर्फ एक लैपटॉप के जरिए जो है वीडियोस बनाता हूं और आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना होता है। तो हमारे पास में ना तो कैमरा है ना ही माइक है जिससे कि हम उनको दिखा पाए आपको सॉल्व करके, इसलिए हम मैथ के क्वेश्चंस इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं मॉडल पेपर में के अंदर। और राजस्थान जीके और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ये जो है 20 क्वेश्चन उसके और 40 क्वेश्चन उसके, लगभग 60-65 क्वेश्चन जो है हम हर मॉडल पेपर के अंदर लेके आएंगे। उम्मीद है आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम कम से कम 2 मॉडल पेपर लेके आएंगे, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे रोजाना लेके आएंगे। सुबह 8 बजे का सुबह 8 बजे जो मॉडल पेपर आएगा उसका पीडीएफ आपको शाम को 8 बजे तक मिल जाएगा और जो शाम को 8 बजे मॉडल पेपर आएगा उसका पीडीएफ आपको सुबह 7 बजे तक मिल जाएगा। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।